नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं। इस टॉपिक पे पिछले कुछ दिनों से 2 दिनों से काफ़ी बातचीत हो रही है, काफ़ी चर्चा हो रही है। मैं भी इस पे बात कर रहा हूँ, यास्मीन जी भी बात कर रही हैं और भी कई सारे लोग इस पे प्रोमिनेंटली बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो 2 दिन पहले दिल्ली में राउस कोचिंग सर्कल में जो हादसा हुआ उस बारे में। उसी बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ में संगीता उपल मैम भी हैं। संगीता उपल मैम जो है ये एजुकेशन इंडस्ट्री में इनका एक अपना बहुत बड़ा नाम है और इनका एक्सपीरियंस, इनका नॉलेज, इनकी थॉट प्रोसेस और इनकी कही हुई हर बात एजुकेशन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा वेटेज रखती है। और मैम आज आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और यास्मीन जी आपने भी समय निकाला, इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank Thank you. you so much. Thank you for inviting. मैम मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ये हादसा हुआ, उसमें जो ज़िम्मेदार लोग हैं, वही ढूँढ रहे हैं कि इसमें ज़िम्मेदार कौन है, राइट? जैसे जो गवर्नमेंट है या जो मिनिस्टर्स हैं, जो वहाँ की लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या जिन लोगों को इस चीज़ की ज़िम्मेदारी दी गई है कि सीवरेज साफ़ हो या बेसिक नेसेसिटी ठीक हो, वही आज ये कहते हुए ढूँढ रहे हैं कि हाँ, हम जाँच करेंगे और पता करेंगे कि ज़िम्मेदार कौन है। फिर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हों, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बॉडी हो। तो इसमें कितना बड़ा नेग्लिजेंस आपको फ़ील होता है इस इंसिडेंट में? क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों की जानें गई हैं। आज वो बच्चे जो एक यंग एस्पिरेंट थे और जो ये चीज़ें कंप्लीट करके बड़े होके शायद देश के लिए कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज का काम हमारे सामने लेके आते हैं। Yes. राहुल जी, बहुत ही सेंसिटिव इशू हो गया है ये। जब भी बच्चे इन्वॉल्व होते हैं और जब इस तरह से लाइफ का लॉस होता है तो शायद हम सब भारतीयों को इस पे दुख होना चाहिए। और ये बहुत आम-ताम बात हो गई है कि एक हादसा होता है, हम सबक नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ, ज़िम्मेवारी हम एक पासिंग द पार्सल से इधर से उधर करने में विश्वास रखते हैं। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, तब तक आप आगे के लिए कैसे उसको ठीक करेंगे? सबसे बड़ी बात ये है कि ये दुःख जो है, शायद कोई महसूस करना नहीं चाहता, क्योंकि जब एक माता-पिता से जाके पूछिए, जिनके 3 जवान बच्चे चले गए हैं, उनसे पूछिए कि उनके क्या सपने थे। किसी ने कुछ रखा होगा, कुछ गिरवी रखा होगा, किसी ने दिल खड़ा करके बच्चों को पढ़ने भेजा होगा इतनी दूर, और उसके बाद जब ऐसा हादसा हो जाता है, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हम पॉलिटिकल टूरिज़्म शुरू कर देते हैं। एग्ज़ैक्टली। हम बिल्कुल मतलब कोई भी आता है, वो बस अपनी रोटियाँ सेकता है और चला जाता है। कोई भी हो, मैं कहती हूँ कि सरकार किसी की भी हो, सरकार है या नहीं है, लेकिन ये बात तो है कि एक आम नागरिक भी इसमें उतना ही ज़िम्मेवार है। क्योंकि अगर वहाँ कोचिंग क्लास चल रही है, बेसमेंट में चल रही है, तो ये जो पासिंग द पार्सल है ना, शायद अब ये लेसन लर्न्ड होना चाहिए कि हम इसको और आगे नहीं ले जाएँगे और अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे। जब बिल्डिंग बनती है तभी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। और अभी आप यहाँ रुके नहीं हैं, आज अभी जयपुर का हादसा है। अभी मैं जी। जब आपके शो में आ रही थी, तो वहाँ भी कहीं 3 जानें कहीं फँसी हुई हैं बेसमेंट के अंदर। तो जब आप इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, हम इतने लालची हो गए हैं, हम इतने ग्रीडी हो गए हैं कि आप किसी की जेब गरम कर दीजिए, वो आपका नक्शा पास कर देगा, किसी को आप और पैसे दे दीजिए, वो आपको बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट दे देगा। ये हम देखते ही नहीं हैं। जब तक खुद पे नहीं बीतती है, तब तक कोई नहीं सोचता है कि इसमें कहाँ कमी रह गई। और अब ये होगा, ये पॉलिटिकल टूरिज़्म होगा, हमारी आदत है। किसी को पकड़ लेंगे, किसी को जेल में बंद कर देंगे, वो बोलता रहेगा कि मेरा इसमें कुछ लेना-देना नहीं है। शायद इस केस में भी किसी एसयूवी वाले को पकड़ा है, उसको जेल में राइट। डाला। उसकी वाइफ अलग बात कर रही है कि मेरे हस्बैंड का क्या कसूर है। तो ये जो मतलब पॉलिटिकल विल नहीं है ना कि कोई अकाउंटेबिलिटी ले ले, और हर चीज़ में फ़ायदा-नुकसान देखना कि अगर आज सरकार मतलब सरकार की उसकी वजह से हुआ तो हम उनको ब्लेम कर दें, वो हमको ब्लेम कर दें और सब काम खत्म हो जाए।
हर जगह पे अकाउंटेबिलिटी है, कैपिटल है देश का। आई मीन अगर एग्जैक्टली कैपिटल का ये हाल है, तो आप मान के चलिए कि बाकी जगहों पे क्या हो रहा होगा। हम इतना एग्जैक्टली मतलब ऐसे सो जाते हैं, हम आँखें बंद कर लेते हैं, शुतुरमुर्ग की तरह। बराबर। मतलब अच्छा और नहीं है। मैम, जो बात अभी आपने बोली कि हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, वाकई में जो लोग उस रिस्पॉन्सिबल चेयर पे बैठे हैं, वही लोग ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम जांच करेंगे और फिर पता पड़ेगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। यास्मीन जी, आप बड़ी मुखर हैं इस पूरे टॉपिक पे, बड़े प्रोमिनेंटली बात कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से क्यों ये कतरा रहे हैं? क्या इसके पीछे वजह हो सकती है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप इस टॉपिक पर आप भी बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कम देख रही हूँ मैं। मेन स्ट्रीम मीडिया को अगर हम ले लें तो जो सो कॉल्ड यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सिर्फ व्यूज के लिए इस वक्त अपने कंटेंट पे काम कर रहे हैं और उससे उनको कोई मतलब नहीं है। एक दो वीडियो निकाल दीजिए और बस ये मामला रफा दफा हो जाए, जैसे कि एज यूजुअल चलता है। तो ये जो प्रवृत्ति है ना, ये जो आदत बन चुकी है ना कि कुछ हो रहा है उसे नजरअंदाज हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे ऊपर खुद ना वो गुजरे। जब तक हमारे बराबर। परिवार के सदस्य को कुछ ना हो जाए तब तक हम इसे नजरअंदाज करेंगे, तब तक हम ब्लेम गेम को एंजॉय करेंगे, तब तक हम इस पे बात नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही गंदा नजरिया हमारी कंट्री में डेवलप है और ये अब से नहीं है। ये एक ना आदत छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, इंसान की फितरत बदलना बहुत मुश्किल होता है। और वो फितरतन हमारे यहाँ आ चुका है कि ठीक है, कहीं पर होर्डिंग्स गिरी, 40 लोग मर गए, मेरे फैमिली का थोड़ी ना था, तो मैं क्यों बात करूं, मुझे क्या पड़ी है। हुँ, ठीक है, कहीं पर कोई हादसा हो गया, कहीं बेसमेंट में पानी भरा, कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसा हुआ, तो उस पे मुझे कमेंट आए कि अरे इतना बात करने से क्या होगा, मार्केट भी तो चल रही है, मेट्रो भी तो चल रही है, तो इसमें क्या हो गया अगर हादसा हो गया। मतलब आप मेंटालिटी देखिए किस लेवल पर जाकर लोग गलत चीजों को जजमेंट करने पर और उनको जस्टिफाई करने पर उतर आते हैं। मतलब अलग आप अपने तरीके से ही आपने उसमें एक न्याय दे दिया, उसमें एक फैसला दे दिया और उसको आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं ये कहाँ, अगर हो गया तो वो एक हो गया। पूरा एक यूपीएससी कोचिंग का पूरा एक माफिया, एक ये धंधा बन चुका है। मैं बहुत ही एग्ज़ैक्टली। ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, बट एक्चुअली शिक्षा एक व्यवसाय बन चुका है। और मैं कहती हूँ ठीक है, चलिए शिक्षा अगर एक व्यवसाय उस तरह से है कि आप, हम जापानी एक फिलोसफी पढ़ते हैं ना, इकिगाई। इकिगाई में क्या होता है कि आप जिस जो आपका पैशन है वो आपका प्रोफेशन हो, वही आपका पर्सनल। और आप अपने प्रोफेशन को ऐसा बनाइए कि उसमें आपकी जीविका भी आए, आप बहुत लोगों का भला भी करें और आप उस चीज से प्यार भी करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी जो है वो उसमें एक अच्छे टर्म में यूज होगी। उस चीज हुँ, के मायने हमारी कंट्री में हम लोग नहीं समझते हैं। हमारे यहाँ ये चीज बस इतनी है, जैसे कि मैंने आज एक प्रोग्राम किया, मेरे सिविल सर्विस के सर रहे हैं। सिविल सर्विस के सर क्या कहूँ, उन्होंने तैयारी किया, हमने उनसे की और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मैं क्रैक नहीं कर पाई। और उसके लिए मैं कहती भी हूँ कि अम्मी अगर मेरा यूपीएससी का एग्जाम क्रैक हो जाता ना, तो ऊपर वाला अपने बंदे को देख के रखता है। अगर मेरा यूपीएससी क्रैक हो जाता तो मैं बहुत मतलब मामलों में टांग अड़ाती और फिर कहीं ना कहीं कोई मेरा गेम बजा देता। मैं इस तरह से उनको बड़े ही फनी वे में कहती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ आजकल वो खुद भी कहती है कि हाँ, जो सही मामले में बोले, जो कुछ बोले, तो वो इंसान सबसे पहले दुश्मन बनता है, खास करके उस सिस्टम का जिस सिस्टम के खिलाफ आप बात करने जा रहे हैं। तो वो इंसान सबसे पहले नजरों की किरकिरी बनता है। तो मेरी अम्मी भी हंस के बोलती है कि हाँ शायद तुम्हारा इसीलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि तुम तो फिर हर मसले में टांग अड़ाती हो। तो मैं कहती हूँ कि ये जो अब कल्चर बन चुका है ना, आदर्श सर ने जो बात कही, तो आपने भी शुरुआत में वो बात कही कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो खुद ढूंढ रहे हैं कि जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी। मतलब बराबर। आप देखिए उस ड्राइवर के कार निकालने की वजह से वाटर वेव इतना हाई फ्लो में गया और फिर बेसमेंट में वो पानी भर गया। मतलब कुतर्क कहते हैं इसे, कुतर्क, इलॉजिकल बात कहते हैं इसे, कि अगर आपको कोई नहीं मिला तो आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति की गर्दन पकड़ लेनी है कि भैया मेरा जितना भी पाप है, मैंने जो गुनाह किया है, इसको तू अपने सर ले ले, तू इसकी सजा ले ले, क्योंकि मुझे तो इसी ढर्रे पे चलना है, मुझे नहीं बदलना है। और ये जो सिस्टम है ना, ये इतना करप्ट हो चुका है ना राहुल सर। आप जैसे लोग भी बात करने की हिम्मत कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो ये पूरा लाइव जिया है। जब हम जीटीबी नगर, मुखर्जी नगर और उससे अगर अगर आप थोड़ा चले जाए ना इस पूरे एरिया में, ओल्ड राजेंद्र नगर, वहां पर एक नेहरू नगर करके एरिया है जहां पर बच्चे जो है वहां पर सारे पीजी हैं, सारे लोगों ने अपने घरों को छोटे छोटे घर बना रखे हैं, वो 10 बाई 10 के रेशो में। और उसके अंदर मतलब आप कहाँ सोए, कहाँ खाना बनाए, वो आप बड़े बुरे हालात हैं, कभी आप जाइएगा कैसे वो छोटी छोटी सी गलियां हैं और हम लोग वहां जिए हैं। वो वो लाइफ देखा है मैंने। सड़कों पर निकलने की जगह नहीं होती, इतना हद तक इंक्रोचमेंट हो चुका है। और ऐसे में
खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो वहां से ना ही कोई एम्बुलेंस गुजर सकती है, ना ही वहां से कोई भी अग्निशमन दल गुजर सकता है। हालात बहुत बुरे हैं सर। और अनफॉर्चुनेटली इस हमाम में सब नंगे हैं, कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि ये सिस्टम जो है ना वो सड़ा गला सिस्टम है। आम लोग बात नहीं करना चाहते। मेरे सर ने वो रिपोर्ट मैं पढ़ने से चूक गई थी, एडीआर की वो रिपोर्ट है जिसमें कि इस देश में इस बार इलेक्शन में हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी ने उन लोगों को इलेक्शन में चुनाव करके भेजा जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड से आते हैं और जो बहुत ही हीनियस क्राइम कर चुके हैं। ऐसी 22% हमारे देश की जनता, वो जो कि करोड़ों में है, उन्होंने उन लोगों को भेजा है पार्लियामेंट में जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं। तो अब राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण जो हो गया है ना, उसके बाद ये सिस्टम जो है वो बहुत करप्ट है। लोग जो अकाउंटेबिलिटी जिनकी होनी चाहिए तो वो लेने के लिए आगे आ नहीं रहे हैं। कुछ दिनों बाद, शायद आज से 15-20 दिन बाद ही आप देखिएगा और मीडिया में हमें ढूंढने की कोशिश पड़ेगी कि क्या ये मुद्दा अभी भी हाईलाइट है, क्या इस पर लोग बात कर रहे हैं, क्या सुधार के लिए एग्जैक्टली। कोई कानून आया, क्या कोई प्रोविजन है ऐसा जिस पर लोगों को डर हो। तो ना सर, जमीनी हकीकत यही है कि फंडामेंटल रिफॉर्म की जरूरत है, जिसके लिए इच्छा शक्ति, चाहे वो किसी भी ओहदे में हो बंदा, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की हो, चाहे वो पॉलिटिशियन की हो, चाहे वो आम सिविल सोसाइटी की हो। हम लोगों की सिटीजनशिप की बात जब होती है तो बहुत यहाँ पर मैं दंगे देखती हूँ, प्रोटेस्ट देखती हूँ, मगर बड़ी अजीब बात होती है, जिस टॉपिक से आपका लेना देना नहीं है पूरा देश जागरूक हो जाता है, पूरा देश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेता है। मुझे बहुत सारे एग्जैक्ट लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहे थे, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे थे, वो बोल रहे थे अरे तुम्हें क्या पता है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा है, हमारी नागरिकता छिन जाएगी। लेकिन ये जो असल मुद्दे हैं जहां इंसान की जिंदगी पे बनाए, और वो मुद्दे बड़े रफा दफा हो जाते हैं। तो खैर, आप और मैं बात कर रहे हैं, आज हमें मैम ने ज्वाइन किया, और बहुत अच्छा बात ये रही कि मैम खुद एक संस्था को चलाती हैं जहां पर हमने पहले भी बात की थी, मेरे प्रोग्राम में भी आ चुकी हैं, मेरी खुशनसीबी कि मैं इनसे बात कर चुकी हूँ। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई थी कि वो, मैंने उनसे पूछा भी था कि आप इस समाज के 3 तबकों को उनके साथ आपका इंटरेक्शन रहता है, वो स्टूडेंट्स हैं, वो टीचर्स हैं, वो पेरेंट्स हैं, और ये हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो है वो इन्हीं से बनता है। तो ये जो यूपीएससी का एग्जाम है वो इतना इतना ज्यादा प्रेस्टिजियस और इतना ज्यादा माना हुआ एग्जाम है कि लोगों को, खास करके जो पेरेंट्स हैं, उनको अब ये समझाना मुश्किल हो गया है कि भाई यूपीएससी के अलावा भी आपके बच्चे की लाइफ कुछ हो सकती है। अगर एग्जैक्टली। आपने क्रैक नहीं किया तो मान लें मैंने अगर सिविल सर्विस क्रैक नहीं किया एग्जाम, तो मैं क्या अपनी आन औलाद पर, अपने बच्चे पे ही प्रेशर डालूंगी, जो मैंने नहीं किया वो तू कर। या फिर हम किसी गांव में हैं और कहीं हमने देख लिया और हम बड़ा मुतासिर हो गए, इन्फ्लुएंस हो गए, और हमको लग रहा है कि जाओ, हम जमीन बेच देंगे और तुम जाओ, तुम्हारा यही एक फाइनल डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पर ना हमें हमारे लोगों को भी जागरूक करना होगा, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। अब आ जाते हैं, आपने कहा कि ये पूरा जो सिस्टम दिल्ली का, जो जैसे कि मैम ने भी बताया कि सिस्टम ही हमारा पूरा करप्ट है और यहाँ पर फंडामेंटल रिफॉर्म की जरूरत है। गवर्नमेंट्स का वो ब्लेम गेम जो है ना, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ही अजीब लगता है, वो बहुत ही डर्टी पॉलिटिक्स लगती है, जिसमें आप सिर्फ इतना देख रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके मामला रफा दफा हो जाए, जितनी राइट। जल्दी हो सके ये मामला जो है मीडिया से चला जाए। और काफी हद तक आज आपने देखा होगा कि हमारा मीडिया कल और आज में ज्यादातर इसराइल और फिलिस्तीन और एग्जैक्टली। हमास चीज की जो न्यूज है, वो इंटरनेशनल न्यूज पे जो फोकस हो जाता है ना, कि बड़ा हम इंटरनेशनली और बड़ा ही जियो पॉलिटिकली हम अपने लोगों को अवेयर कर रहे हैं, वो वाला उनका अभी चल चुका है। तो सर यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बिल्कुल कोलैप्स है दिल्ली का। दिल्ली के एलजी ने ये बात कही कि लगभग 60% दिल्ली जो है वो अनप्लान्ड तरीके से बसी हुई है, मतलब वो किसी प्लानिंग के तहत नहीं है, अवैध बस्तियां हैं। जो जो वहां पर मकान है, इमारतें हैं, उनका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा है कि कभी भी खुदा ना खास्ता कोई तीव्र गति का अर्थक्वेक आता है तो वो फौरन से ध्वस्त होंगी, हजारों लाखों जाने जाएंगी। और आप देखिएगा, जब तक एक बहुत बड़ा हादसा नहीं होगा, दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, इसमें हम बहुत बड़ा बदलाव नहीं देखेंगे। तो बातें एग्जैक्टली। होंगी, वाद विवाद होंगे, लेकिन समस्या जिसकी तक बनी रहेगी तो कोई फायदा नहीं है इसका, कि अगर आप चेंज नहीं कर रहे हैं, और हमारे पास तो वो अथॉरिटी नहीं है। मैं और आप बात ही कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास अथॉरिटी है कम से कम वो तो करें, वो भी नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। जी। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने मैम। जैसे अभी यास्मीन जी ने कहा कि हम किसी हादसे का ही वेट करते हैं, हम हम्म। प्रोएक्टिव नहीं होते, हम हमेशा रिएक्टिव होते हैं। और यस। रिएक्टिव होने के बाद भी जो हमारी एक्शंस होती हैं वो सिर्फ एक नाम मात्र की दिखावे की एक्शंस होती हैं, जो शायद 2 दिन 3 दिन चलती होगी, फिर उसके बाद में वही वापस पुराने चीजों पे आ जाती हैं। और लोगों में और सिस्टम में, और जो लोग इस सिस्टम को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनकी याददाश्त
या तो कमज़ोर होती है या फिर इंटेंशनली कमज़ोर होती है, नहीं, हम राइट? शॉर्ट टर्म मेमोरी है हमारे को, हमें एग्ज़ैक्टली पता मैम, एग्ज़ैक्टली कि हम हमेशा उस हादसे को थोड़े से समय तक ही याद रखते हैं, उसके है। बाद वापस हमारे रूटीन लाइफ़ में चले जाते हैं। मैम कुछ ऐसे ही हादसे इंदौर में भी कई बार हो चुके हैं और उसके बाद में कुछ करेक्टिव मेजर्स भी इमीडिएट उठाए गए। पर अगेन उसके बाद में सारी चीज़ें वो भुला दी जाती है। इस हादसे के बाद भी इंदौर में भी ये देखा गया कि चेकिंग की गई, कुछ जगहों को सील किया गया, बट आई एम नॉट श्योर उसके बाद में क्या। इन चीज़ों में आपका क्या व्यू है मैम? देखिए सर, एक चीज़ ये है कि मैं ये बोलती हूँ कि देखिए वही बात है कि आप अभी गिनते-गिनते थक जाएँगे कि क्या है, क्या नहीं है। अब दिखाना तो पड़ेगा कि हम सब प्रोएक्टिव हो गए हैं। अभी देखिए हमको बहुत चिंता है, हम बिल्डिंगें सील करेंगे, बेसमेंट्स में क्लासेस नहीं लगाएँगे। लेकिन मेरा ये कहना होता है कि पहली बार में चलने क्यों देते हैं? हम एग्ज़ैक्टली, क्यों वेट करते हैं एग्ज़ैक्टली। कि कुछ हो जाएगा उसके बाद हम जगेंगे। और फिर एक चीज़ ये है कि हम भूल भी बहुत जल्दी जाते हैं। हमको हुँ, याद नहीं रहता है वो, क्योंकि जैसे यास्मीन ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे साथ नहीं हुआ है, तो हमें क्यों याद रहेगा? जब खुद पे हुँ, बीतती है तो हम उसको याद रखते हैं। हम तो बहुत बड़े जंग भी भूल जाते हैं, जहाँ लाखों लोग शहीद होते हैं, या हम तो शायद आज़ादी की लड़ाई भी भूल गए हैं। लेकिन जो एक और चीज़ है देखिए, बच मैं तो सबको अकाउंटेबल मानती हूँ, एस्पिरेंट्स और पेरेंट्स भी हैं इसमें। आप बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं, आप लाखों की फीस दे रहे हैं, आप जाके कम से कम देखिए तो सही आपका बच्चा रहने कहाँ वाला है, खाने कहाँ वाला है, पढ़ने क्या हुँ, उसमें कितनी जगह है, फायर एग्ज़िट है कि नहीं है। आज एक सीबीएसई स्कूल को अगर रिकॉग्नाइज़ेशन चाहिए, मान्यता चाहिए, इतने बड़ा फॉर्म है हमारा, इफ्स एंड बट्स इतने हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। स्कूल में जिसमें लिमिटेड स्ट्रेंथ होती है, खुले मैदान होते हैं, उसके बाद भी मतलब इतनी चीज़ें हमसे कराई जाती हैं और हमें करनी भी चाहिए। इसमें कोई हुँ, दो राय नहीं है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए हर चीज़ करनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे कोचिंग क्लासेस चल रही हैं, जहाँ स्कूलों से ज़्यादा स्ट्रेंथ है कई जगह पे, हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं। यास्मीन ने मुखर्जी नगर की बात की, मेरा बचपन मुखर्जी नगर में बीता है। वो ऐसा नहीं था यास्मीन, जब मैं बड़ी हो रही थी, एक कॉलोनी थी जिसमें मैदान थे, सब कुछ था, पता नहीं देखते-देखते कब कमर्शियल हो गया। जिस नेहरू नगर की तुम बात कर रही हो उसमें 25-25 गज के प्लॉट दिए गए थे उन लोगों को जो कि किसी ऑट्रम लाइन, जो पाकिस्तानी रिफ्यूजी जहाँ के पहले रहते थे हडसन लाइन में, किंग्सवे कैंप के पास, यूनिवर्सिटी के पास, उनको एक-एक कमरे के बदले में ये 25 गज के प्लॉट दिए गए थे। क्योंकि मैं उस समय बड़ी हुई और मेरी एक बुआ को खुद मिला था वहाँ नेहरू नगर में, और वो बाद में खूब कॉस्टली हो गया। लोग बेच-बेच के, आगे बेच-बेच के चले गए, और एक मंजिल का जो एक कमरे का मकान बनना था, वो 4-4 मंजिल बन गया। और यूनिवर्सिटी के पास था तो लोगों ने खूब उसका फ़ायदा उठाया। तो आप सही बोल रहे हो कि मेरा उसके बाद जाना नहीं हुआ, जब से दिल्ली छोड़ा, मुखर्जी नगर देखा नहीं मैंने। लेकिन जब सुनती हूँ तो मुझे वही बचपन याद आता है मेरा, कि उन्हीं गलियों में मैं खेली हूँ। तो पहले भी एक बार मुखर्जी नगर में एक हादसा हुआ था, कुछ कोचिंग क्लास में, आपको याद होगा यास्मीन, कुछ नीचे कुछ संस्कृति आग लग कोचिंग गई आईएएस थी। में आग जी, लगी थी। आग आग लग गई लग थी गई मैम। थी। तब उसके बाद सारे जग गए थे, फिर सब जगह फायर एग्जिट्स लगाए गए। तो राहुल सर और यास्मीन, मेरा ये कहना है कि स एक-एक जो विभाग है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ जो बिल्डिंग का आपको स्ट्रक्चर का जो सेफ्टी दे रहा है, जो मैप पास कर रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है। जो वहाँ से रोज़ निकल रहे हैं लोग, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी, आप सिटीज़न्स हो, आप रिपोर्ट तो कर सकते हो कि ये जगह ठीक नहीं है। और पेरेंट, जो आप अपने बच्चे को छोड़ के जा रहे हो, कम से कम जाके देखो तो सही। उस कोचिंग क्लास में घुसने से, उसकी दीवारें टच करने से क्या आईएएस बन जाएँगे? क्या आईसीएस बन जाएँगे? मेरा ये एक हमेशा क्वेश्चन रहता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब हम पढ़ते थे, तब इतना क्रेज़ नहीं था कोचिंग का, तब भी आईएएस बनते थे, तब भी आईसीएस बनते थे, तब भी फॉरेन सर्विसेज़ में लोग जाते थे, तब भी डॉक्टर बनते थे, आईआईटी भी बनते थे। क्यों बनते थे, कैसे बनते थे? ये तो बिल्कुल एक प्रोफ़ेशनल वो चल रहा है। वो बड़ा शार्क छोटे शार्क को खाता ही रहेगा। कैसे इतनी-इतनी बिल्डिंगें हो जाती हैं एक कोचिंग क्लास की?
कहाँ वो अंदर ही अंदर पनपते रहते हैं। तो ये जो इंदौर में भी है, इच्छा शक्ति चाहिए कि क्या हम भी तो कोचिंग हब कोटा बनते ही जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कौन सी कोचिंग इंदौर में नहीं है? आप भंवर-कुआँ जाइए, देखिए क्या एग्ज़ैक्टली, हालत है। कोचिंग का हब एग्ज़ैक्टली, है, कभी यास्मीन इंदौर आएँगी तो देखेंगी कि भंवर-कुआँ में एग्ज़ैक्टली। हॉस्टल्स और कोचिंग क्लासेस चल रही हैं। जो डार्क एग्ज़ैक्टली, बिल्डिंग्स हैं, छोटे-छोटे कमरे हैं, इतने-इतने बच्चे बैठे हुए हैं। कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं बच्चे? इंदौर के तो नहीं हैं सारे, बराबर। कई-कई जगहों से आते हैं। उनके आप बैकग्राउंड देखेंगे, मतलब पेरेंट्स इतने गरीब हैं, 2 वक़्त की रोटी नहीं है, लेकिन बनाने के लिए बच्चों को हम भेजे जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं चाहे इंदौर हो, चाहे कोई भी शहर हो इस देश का, हर हर जगह पे हर एक ज़िम्मेवार को ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं। और फिर एक और चीज़ है, ये थोड़ा लीक से हट के है, क्या हमारी टेस्टिंग सिस्टम चेंज नहीं होनी चाहिए? क्यों हम हुँ, बच्चों को इतना बलि का बकरा बनाते जा रहे हैं? क्या उसमें मतलब वही कोचिंग क्लास से पढ़ के ही उसके अंदर वो काबिलियत आएगी कि वो यूपीएससी क्रैक करेगा? उसके अंदर वो काबिलियत हम डेवलप नहीं कर सकते? जहाँ वो रह रहा है वहाँ पढ़ के नहीं वो एग्ज़ाम दे सकता क्या? क्यों बच्चे 1000 किलोमीटर, कहाँ यूपी है, कहाँ दिल्ली है? तो कहीं न कहीं सिस्टम फेल होंगे ही होंगे। हम प्लान्ड नहीं है। आज अगर इंदौर की व्यवस्था सिर्फ़ 25 लाख लोगों की है, यहाँ पे 40 लाख लोग आके रहने लगेंगे, तो सिस्टम फेल होगा ही होगा। आप आज इंदौर की हालत देखिए, सड़कों की क्या हालत है। हर इतनी लोग, इतना ट्रैफ़िक बढ़ता जाएगा, हम प्रिपेयर्ड तो नहीं है ना उसके लिए। अब जैसे यास्मीन ने बोला कि वहाँ बोल रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम ज़ीरो हो गया। इतने राइट, लोग आके रहेंगे, इतना उसके लिए आप रेडी नहीं हो। आप 100 साल आगे की प्लानिंग ही नहीं करते हो। आप तो 5 साल की भी प्लानिंग नहीं करते हो। 5 साल बाद जब उसमें सडनली इतना कांग्रीगेशन ऑफ लोग हो जाता है, तब आपको रियलाइज़ होता है यार ये तो गलत हो गया, फिर खोदना हम शुरू करते हैं। तो बहुत सारी इसमें जवाबदारी लेने की ज़रूरत है। थोड़ा मन भी खुला रखना चाहिए, दिमाग भी खुला रखना चाहिए। और एग्ज़ैक्टली, अगर आप जो भी आ गए, मैं तो कहती हूँ पॉलिटिक्स में अब जैसे-तैसे भी आ गए, लेकिन एक फ़र्ज़ तो निभाइए आप। आपको जनता ने चुना है, कि किसी मन से, किसी मंशा से, किसी इच्छा से चुना है। वो इच्छा शक्ति दिखाइए आप। आप भविष्य है देश का। यही आगे चल आज ये 3 बच्चे चले गए हैं और ये 3 तो चले गए हैं, ज़िंदगी से खो दिया। लेकिन उन 70-75% का क्या, जिनका जो क्रैक ही नहीं करते हैं, वो भी एक अलग तरह की मौत मर जाते हैं। ये तो हादसा हो गया कि बच्चे खत्म हो गए, लेकिन जिनका सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, जो क्रैक ही नहीं कर पा रहे, उस एस्पिरेशन के साथ आए हैं, उनका क्या है? तो आई थिंक सिस्टम पूरा एग्ज़ैक्टली, जो है, हमको शायद अपना टेस्टिंग सिस्टम भी बदलना पड़ेगा, हमको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, हमको अ, जहाँ पे बच्चे हैं, वहाँ रोज़गार वहीं क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो ट्रैवल करके अपनी फैमिली से दूर, इतनी दूर नहीं आएँ कि आवाज़ भी लगाएँ तो कोई सुनने वाला नहीं हो। उनकी चीख एग्ज़ैक्टली भी मैम। कहीं तक नहीं पहुँचे। बहुत दुःख है इम्पोर्टेंट बात कही आपने। यास्मीन जी, अभी जो एक बात मैम ने कही, शायद वो चीज़ आपने एक्सपीरियंस करी है कि उन बच्चों का क्या, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो नंबर एक बहुत बड़ा नंबर होता है और वो एक्सपीरियंस आपने किया हुआ है। सो एक आप आपके एक्सपीरियंस से, आपके नॉलेज से, आपकी लर्निंग से उन बच्चों को कुछ वाक़ई इंस्पिरेशनल मोटिवेटिंग चीज़ वो बता पाएँ, कुछ बोल पाएँ, ताकि वो कुछ सेकंड लाइन ऑफ थॉट और सेकंड लाइन ऑफ प्रिपरेशन की तरफ देखें, बढ़ें, आगे बढ़ें और ऐसा ना समझें कि मैं एक जगह अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो दिस इज़ द एंड ऑफ स्टोरी, ये ना हो। हुँ, ठीक है। राहुल सर, मैं आपके इस क्वेश्चन को पहले मैं अपनी थोड़ा एक पॉइंट कुछ रख दूँ यहाँ जी, पर 2-3, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएँगे, आंसर पे। जी, मैम ने बहुत अच्छी बात कही और मैम ने बात करते-करते सॉल्यूशन भी सुझा दिया हमें। जिस पे अगर जो हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं देश के, अगर वो अथॉरिटीज़ इस पर थोड़ा-सा भी चिंतन कर लें, तो कुछ नहीं तो बहुत हद तक हालात ठीक हो जाएँगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम सूरत-ए-हाल 180 डिग्री चेंज हो जाएगी, बट हालात चेंज हो जाएँगे।
जहाँ तक सक्सेस रेशियो की बात है, तो मैंने शायद ये अपने वीडियो में भी ज़िक्र किया है। पूरे साल में लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा बच्चे तैयारी करते हैं और 1000 और उससे भी कम सीट्स होती जा रही हैं। कई बार किसी साल 900 सीट आती हैं, किसी साल 875 समथिंग ऐसे कुछ करके रेशियो होता है। सीट्स बस इतनी होती हैं, तो जो एग्ज़ाम की सक्सेस रेशियो है वो 0.2% है। मतलब आप सोचिए कि एक इतनी बड़ी आबादी बैठ रही है और उसमें से हमें चंद हज़ार बच्चे उठा के सेलेक्ट करने हैं और फिर उनको वो कलेक्टर बनेंगे या फिर वो अलग-अलग उसमें जाएँगे अथॉरिटीज़ के साथ एडमिनिस्ट्रेशन में काम करेंगे। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अल्टरनेट देखकर चलें। जो मतलब मेरे जैसा भी एक इंसान तब हम जागरूक हुए या यूं समझें कि जब एक वक्त गुजर गया था, क्योंकि हमें कोई गाइडेंस नहीं था। हमारे टीचर भी हमें कभी नहीं बताते थे। कभी हमारे यहाँ कोई ऐसी क्लास नहीं लगती थी कि अगर आपने कुछ पढ़ लिया है या आपके कुछ आप कुछ बनना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। कंपटीशन इस दुनिया में कितना बढ़ चुका है, गला काट कंपटीशन है। तो आप अपने आप को इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए क्या आपके पास ऑप्शन है, ऐसी क्लासेस होनी चाहिए। यहाँ तक कि मैं तो ये कहूंगी कि एक सोल्यूशन में मैम के सोल्यूशन के साथ ऐड करना चाहूंगी कि जो हमारा कन्वेंशनल मेथड सिस्टम है ना एजुकेशन का, इसमें ये कोचिंग माफिया का जो पूरा दबदबा है इसे खत्म होना चाहिए। ये पूरा कोचिंग वाला सारा फैसिलिटी जो है वो स्कूल कॉलेज स्तर से ही मिल जानी चाहिए स्टूडेंट्स को। उनको जाने की जरूरत ही नहीं है वो दिल्ली दौड़ लगाएं। मतलब वो सारी चीजें हमको स्कूल और कॉलेज में ही हमारे अवेलेबल हो जाएं। जैसे एक स्पोर्ट्स का एक टाइम पीरियड होता है, एक हमारा ट्रेड का होता है, किसी को कुकिंग सीखनी है वो उसमें होम साइंस का होता है। तो ऐसे ही यूपीएससी की तैयारी करने वाले या किसी भी स्टेट सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए जो हमारा एजुकेशन का कन्वेंशनल मेथड चल रहा है स्कूल कॉलेज से ही जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसके अंदर प्रॉपर इसकी तैयारी के लिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इस पर पूरा एक डिवीजन होना चाहिए, एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। डेफिनेटली आप देखिएगा ये जो माफिया है कोचिंग के माफिया, इनमें बहुत कटौती आएगी, क्योंकि ये सारा हुँ, गेम जो चल रहा है वो पैसे का चल रहा है। अंधाधुन कमाई है। जब हम कोचिंग में पता करने गए थे तो हम सस्ता सस्ता, मतलब मैं पर्सनली अपनी बात बता रही हूँ, तो मैं सस्ते के चक्कर में इतनी जूतियां तोड़ी है ना। लिटरली जिसे कहते हैं ना जूतियां टूट जाना, वो मैंने जूतियां टूट जाने वाला फेस देखा है। हम बसों में धक्के खाते थे तुम, क्योंकि 10 रुपए का टिकट हो रहा था। तो हम कहते थे ग्रीन बस लेंगे, 10 रुपए का टिकट है। रेड बस लेंगे तो एसी वाली, तो उसमें 25-20 रुपए का टिकट होगा। तो उस चक्कर में हम ऐसे बसों के धक्के खा रहे थे और हम ढूंढ क्या रहे थे कि हमें सस्ती कोचिंग मिल जाए कहीं पर। हमें बस गाइडेंस मिल जाए, हमें कोई बता दे कि इसकी तैयारी क्या होती है, कैसे इस एग्जाम में बैठा जाता है, कैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन के उसमें कुछ काम कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसमें भी मेरा इतना वक्त गया सर, इतनी एनर्जी गई, मतलब इतनी हताशा होती थी, कोई बताने वाला नहीं होता था। कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आप ये कह दें कि सर इसकी फीस कम नहीं हो सकती, हम इतना पे नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हुँ, मैंने ये तक बताया था कि मेरे फादर नहीं है, मेरी अम्मी है अकेली करने वाली, और मेरा कोई बड़ा भाई भाई भी नहीं है, तो मैं फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ। तो अगर यहाँ से कोई हेल्प मिल जाए या कुछ भी ऐसा कुछ असिस्ट कर दें आप। नहीं नहीं, साफ मना होता था, साफ। मैं उन कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम नहीं लूंगी, क्योंकि सारे तो अब सामने खुलते ही जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की स्टोरीज भी सामने आएंगी। लेकिन बराबर। चूंकि मेरा खुद एक चैनल है तो मैं बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। लेकिन साफ तौर पर वहां लिटरली उन्होंने नो बोला था, नो। ऐसे कैसे, क्या हुँ, यहाँ पर फ्री में बट रहा है? बहुत ही अजीब सा एक हो जाता है। कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत अच्छे से भी ट्रीट करते हैं, नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, और आप प्लीज किसी और में देख लें। बहुत सारे हैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट, आप सब जगह जाकर देखें, जहां पर भी आपके हिसाब का हो, रीजनेबल लगे आपको, आप वहां ज्वाइन कर लें। तो जैसे ऐसा नहीं हो हुँ, रहा है कि एक कपड़ों की मार्केट है और हम उस मार्केट में गए हैं राइट। कपड़ा खरीदने वाला हिसाब। सब अपना अपना महंगा कपड़ा बेच रहे हैं, लेकिन हमको तन ढकना है तो हम सस्ता कपड़ा ढूंढते फिर रहे हैं कि हमको मिल जाए, हमारा कुछ तो भला हो जाए। तो ये बहुत खतरनाक चल रहा है खेल। अभी मैं एक न्यूज देख रही थी, इसमें वो ध्यान से निकल गई थी। इसमें ये था कि दिल्ली हाई कोर्ट स्लैम्स एमसीडी एंड गवर्नमेंट फ्री बीज कल्चर। फ्री बीज कल्चर राइट। के ऊपर भी अब हाईकोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है, इसलिए हम ज्यादा इस पे टीका टिप्पणी नहीं भी करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में चीजें खुद आएंगी सामने। कोचिंग संस्थानों के लिए दिल्ली में आएगा नया कानून, अब तक की ये न्यूज है। हुँ, उसके साथ साथ ये तीन एग्ज़ैक्टली। बच्चे ही नहीं, आज दो और लोगों की वहां पर दिल्ली में ही मौत हो गई। एक महिला और उनके साथ साथ एक बच्चा, 22 साल की वो महिला हाँ, है, और वो वहां पर एग्ज़ैक्टली, नाले में गिरी, पानी भरा हुआ था। 15 फीट से भी ज्यादा गहरा नाला था, और वो कुछ पता नहीं एग्ज़ैक्टली। चला और उनकी जान चली गई। मतलब आप जान देखें, जान आजकल चला जाना इतना सस्ता हो चुका है ना, कि आप अगर घर से बाहर निकले तो मतलब ऊपर वाले का नाम लिख लें कि भाई मैं घर साथ खैर से वापस आ जाऊं। इस तरह के हालात चल रहे हैं। और अगर हम दिल्ली देश की राजधानी की बात कर रहे हैं, जहां पर G20 जब मीटिंग हुई थी, G20 में दुनिया भर के तमाम लीडर्स एकत्रित हुए थे दिल्ली में। और राइट। आपको मालूम है दिल्ली के खस्ता हाल को छिपाने के लिए बड़े बड़े पर्दे लगाए गए थे, ताकि ये जो हुँ, जो है ना स्लम का कुछ भी ऐसा एरिया आए या कुछ भी ऐसी दिल्ली की जो जो बुराई है वो ना दिख जाए। बजाय उसको करने के अगर एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज इसको सीरियस लेकर इस पर वर्क करती, क्योंकि ये तो पहले से ही पता चल जाता है जब एक देश में G20 बराबर। की मीटिंग होती है तो अगला कौन मेजबान होगा वो
मेजबानी मिल जाती है, पहले ही मिल जाती है, तो मतलब आपके पास एक लंबा टाइम पीरियड होता है कई महीनों का। उसके बावजूद भी क्या किया गया, जब हेलो ट्रम्प वाला गुजरात में प्रोग्राम हुआ था, डोनाल्ड ट्रम्प का यहाँ पर आगमन था, तो क्या किया गया था, दीवारें बना दी गई थी दीवारें ताकि बना जो, दी थी। हाँ, कुछ भी जो मैच नहीं करे अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड को, तो वो दीवारों के पीछे छुप जाए। ये यहाँ ये है कमी। हम इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं, एक्चुअली कमी ये है, पैसा है, बजट में पैसा आता है, यस। इच्छा शक्ति नहीं है, नियत नहीं है, नीति है, नियत नहीं है। मतलब आपने एक पॉलिसी बना दी लेकिन आपकी नियत ही नहीं है, उस पॉलिसी को आप एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं। स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से लगभग 250 रेनफॉल एक सिटी बर्दाश्त इतना कर सके, इतनी क्षमता होनी चाहिए। और जब हम राइट। देश की राजधानी की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है दिल्ली में अगर 40 से 50 की भी हल्की सी बारिश हो जाए तो वहां जल भराव हो जाता है, नाले भर जाते हैं। मैम ने मुखर्जी नगर का जो इंसिडेंट बताया, जो कि 2023 का इंसिडेंट, अभी वक्त नहीं बीता, वहां पर बच्चे कितने कितने ज्यादा बच्चे इंजर्ड हुए थे, और वो क्यों हुआ था, क्योंकि आग लगने की वजह से उन्होंने अपनी जान खिड़कियों से कूद कूद के बचाई। और वो क्यों हुआ, बराबर। क्योंकि वहां पर फायर ब्रिगेड पहुंचा ही नहीं, वहां पर जो गाड़ियां थी वो आ ही नहीं पाई, इतना इंक्रोचमेंट हम्म। है, इतना ट्रैफिक है, जगह थी ही नहीं निकलने की। और उस वजह बराबर। से वहां पर पहुंचने में देरी हुई, तो स्टूडेंट्स का दम घुटने लगा और उनको एक आखिरी तरीका लगा कि यहाँ से कुलाच मार देते हैं, नीचे गिर जाते हैं, जंप कर देते हैं, या कुछ भी लटक के हम नीचे गिरते हैं, बस अपनी जान बचा लें। इतना हॉरिबल सिचुएशन में है हम लोग। मतलब मैं बराबर। अपने स्तर से, मुझे नहीं पता, मैं, मेरी इस बात से कितने लोग इत्तेफाक रखेंगे, मैं ऐसे बैठ के सोचती हूँ तो मुझे बहुत सारे आइडियाज आते हैं कि अगर हम इस फील्ड में ऐसा करें तो बहुत कुछ होगा। अगर हम कोचिंग सेंटर की जाकर इस तरह से निगरानी, उस पर एक विजिलेंस बिठाएं, उस पर एक वॉच एंड वार्ड कर दें, और लोगों की बहुत कटौती है, और एमसीडी की जैसी शिकायत है कि उनको वक्त पे तनख्वाह नहीं मिलती, ये सब चीजें भी हैं, तो उनकी इच्छा शक्ति तो वैसे ही नहीं है काम करने की, कि भैया हमको पैसा ही नहीं मिलता टाइम पे। बहुत सारी चीजें हैं राहुल सर, मतलब कि आप परत दर परत चीजें देखेंगे ना, तो सबका अपना अपना ही चल रहा है, अपनी ढपली अपना राग, कि भैया हमको तो पे ही नहीं होता समय पर। अब ये सब जिम्मेदारी किसकी आ जाती है, अंततः ये सारी जिम्मेदारी हमारी लेजिस्लेचर की आ जाती है। हम अच्छा जी। एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं, हम आम जो नागरिक है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है वो इस देश का लेजिस्लेचर है। वो इस देश का तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, आप देखें नजरिया कैसा हो चुका है, हर एक मुद्दे पर पार्लियामेंट में बहस होती है। और जो वो बातों का जो दौर होता है ना, उसमें जितना भी पार्लियामेंट में टाइम जाता है, वो भी जनता के पैसों का ही, टैक्स का पैसा का टाइम होता है वहां राइट। पर। आप देखें कि उस स्तर पर हमको बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने चाहिए, लेकिन वो डिस्कशन जो होते हैं वो आरोप प्रत्यारोप, ब्लेम गेम में निकल जाते हैं, और जो देश के असल मुद्दे हैं वो छूट जाते हैं। और सारा जो हमारे एग्जैक्टली। देश में इस वक्त चल रहा है, वो तो एक अलग ही लेवल का चल रहा है। दूसरा, मैं एक और चीज यहाँ पर शेयर कर दूं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत दो तरीके का ड्रेनेज सिस्टम होता है, एक तो सीवेज के लिए होता है, और दूसरा स्टॉर्म वाटर वाटर के लिए होता है, जो बारिश का पानी होता है उसकी कैसे निकासी होगी। ये दोनों ही सिस्टम अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में ब्लॉक्ड हैं, कंप्लीटली नहीं कह सकती, लेकिन केवल 40% सफाई हुई, नालों की भी, नालियों की। 40% इंक्रोचमेंट हटाया गया, बाकी 60%, यानी कि अगर मैं एक दिल्ली, एक बहुत बहुत बड़े क्षेत्र के बारे में बात करूं और उस आबादी के साथ बात करूं, तो आप अंदाजा लगाएंगे कि ये 60-70% तो कुछ हुआ ही नहीं वर्क। यानी आपको मालूम नहीं था कि जून जुलाई में, जून के बाद जुलाई अगस्त जो है वो लगातार बारिश होगी, मानसून आ जाता है 15 जून के बाद, दिल्ली जो है वो अस्त व्यस्त हो जाएगी। उससे पहले क्या हो रहा था, दिल्ली की जो जनता है, जो कि लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, लोग कहते हैं मुफ्त खोर जनता है दिल्ली की, जहां मुफ्त का देखा उनको लगता है कि बस हमको सब कुछ मिल गया। लेकिन आप जब कुछ आपको मुफ्त में मिल रहा है तो उसके लिए आपको बहुत कुछ अदा करना पड़ता है, आप बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं। और अगर वो कीमत किसी की जान की हो ना, तो हर एक दिल्ली वासी को और हमारे देश के हर एक वासी को सोचने की जरूरत है 2 बार, कि अगर आपको कुछ बराबर। मुफ्त में मिल रहा है तो ये आपको ऐसे ही मुफ्त में कुछ नहीं देने वाले, उसके बदले में आपसे बहुत कुछ ले लेंगे। अब ये जो बराबर। माफिया गैंग है, एक एक कोचिंग सेंटर में बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं कि बेसमेंट में अब ये लाइब्रेरी बंद होना शुरू हुई, क्लासेस बंद शुरू हुई, अभी ये पूरा मीडिया में पूरा मुद्दा चल रहा है। तो जो फ्लोर पर होती है ना, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर जो लाइब्रेरीज लगाई जाती हैं, उन्होंने रातों रात अपने प्राइस बढ़ा दिए, उन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी। 2 महीने के अंदर यूपीएससी का मेंस का एग्जाम है, बच्चे कहाँ पढ़े। कोई किसी किसान का बच्चा है, कोई किसी मजदूर का बच्चा है, हर कोई तो ऐसे एलिट घराने से नहीं आता ना, वो कुछ परसेंट आते हैं बड़ी आराम से। अब वो पूजा केटकर वाला केस देखिए, इस तरह के भी फ्रॉड हैं जो ऐसे भी आते हैं, लेकिन सारे लोग तो ऐसे नहीं होते ना, 99% ऐसे लोग होते हैं
जो कि बराबर। एक सपना लेकर आते हैं, जो एक क्रेज होता है, जो कि सालों का बना हुआ क्रेज है कि हम तो प्रशासनिक सेवा में जाएंगे और हम देश का भला करेंगे और सोसाइटी में कुछ ना कुछ करेंगे अच्छा चेंज। तो यहाँ पर, और अब आपके सवाल पे आ जाते हैं। अब ये होता है कि भैया मेरा तो फर्स्ट एंड लास्ट डेस्टिनेशन है कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है। आपको मालूम है, मैं अगर अपना पर्सनल आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो जब मेरे अटेम्प्ट जो थे, क्योंकि बहुत टफ एग्जाम, मैं नहीं कहूंगी, समझने वाले एग्जाम है और हमें समझते समझते देर हो जाती है क्योंकि माहौल ही नहीं होता ना हमारा वो। हमने हम्म। एनसीईआरटी कभी खोल के देखी नहीं होती है। हम यूपी बोर्ड से पढ़ते थे और वहां पर वो फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते हैं जो यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बात हमको हम्म। यूपीएससी पढ़ने के बाद आई मालूम। अब हिंदी हम्म। और इंग्लिश में भी यहाँ फर्क होता है। हिंदी की एनसीईआरटी और इंग्लिश की एनसीईआरटी, इसकी लैंग्वेज में बहुत फर्क होता है। अगर आपको कोई हिंदी में अच्छा टीचर पढ़ाने वाला मिल गया तो आप समझ पाएंगे चीजों को। अदरवाइज जो मोस्टली फैकल्टी होती है वो इंग्लिश मीडियम ही होती है। तो हम्म। यहाँ पर आ गया ना एक बहुत बड़ा गैप, और इसी वजह से रिजल्ट में हम हिंदी मीडियम छात्रों का चयन बहुत कम मात्रा में देखते हैं। आप उठाकर देख लें, सालों की रिपोर्ट्स उठाकर देख लें, पिछले 10-15 साल की हिंदी मीडियम छात्रों के बारे में विकास दिव्याकीर्ति सर भी बात करते आए हैं। हम्म। हालांकि अभी इस वक्त हम देख रहे हैं बहुत बड़े लोग, बहुत ज्यादा लोगों ने जो है उनको एक दोषी करार दे दिया। तो जो फेस बहुत नोइंग होता है ना, जो बहुत जाना पहचाना चेहरा होता है, उसको कल्प्रिट मानना बहुत इजी होता है। लेकिन जो असली माफिया हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते और वो खामोशी से अपना चेहरा छुपाए बैठे हैं, ऐसे अपराधियों को ढूंढ निकालना और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना या उनको सजा देना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब वही बात आ राइट। गई कि इस चैलेंज को ले कौन और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो। तो ये बहुत बड़ा है। आगे आने वाले, बस यही कह सकती हूँ, वेट एंड वॉच। हम क्या कर सकते हैं, हमें आइडियाज तो बहुत आ रहे हैं मुझे बैठ बैठ के, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ड्रेनेज के लिए ये हो सकता था, स्टूडेंट्स के लिए ये हो सकता था, बट एक्चुअली मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। मैंने तैयारी की है लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हूँ। आप बात कर रहे हैं लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, मैम बात कर रही है लेकिन हम लोगों के पास वो अथॉरिटी नहीं है। हम लोग फिक्र कर सकते हैं, हम लोग परेशान हो रहे हैं, हम लोगों को गुस्सा आ रहा है, लाचारी महसूस हो रही है, क्योंकि सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ है ना कि जब तक, मैंने एग्जैक्टली। कहा ना, जब तक खुद के ऊपर किसी के ऊपर नहीं बीतेगी ना, तब तक कुछ नहीं होगा इसका भला। दूसरी बात ये एग्जैक्टली। कि स्टूडेंट्स जो है ना, अब हमारे स्टूडेंट को समझना होगा। मैं पर्सनली कह रही हूँ, एक ऐसे जोन में आप चले जाते हैं जब आप एग्जाम क्रैक नहीं करते हैं, रिलेटिव्स की जो वो आशंका होती है वो तो मतलब एक अलग ही लेवल पे चली जाती है। हमारी यहाँ गलती हो गई हमारी मदर से। मैंने बोला था कि मतलब अगर हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो मुझे मेरी फ्रेंड बताती थी कि घर पे ज्यादा ना शोर मत मचाना, पता है दिमाग खराब हो जाएगा, खून चूस लेंगे आपका लोग। हमारी अम्मी ने वो एक दो को बताया होगा, वो एक दो से और लोगों को पता चला, और वो एक ऐसा माहौल बन जाता है ना। अरे, अब तो वो इस एग्जाम की तैयारी में उतरी हैं, अब तो मतलब कि कलेक्टर बनना ही बनना है। तो वो आपका ना जहन जो होता है, उस पर इतना प्रेशर आ जाता है, आपको लगता है आप अपने सर पे हिमालय रखे हुए हैं। आपको फिर ऐसा लगता है कि अच्छा, या तो सिर्फ ये और सिर्फ ये, इसके अलावा मैं जिंदगी में कुछ हूं ही नहीं, मेरी शख्सियत कुछ है ही नहीं, मैं कुछ और कर ही नहीं सकती। तो बहुत ही अजीब सी स्थिति आ जाती है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, खामोशी से तैयारी कर लें। ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारी हैं, ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे चल रहे हैं, कुछ कुछ मैं अपने टीचर्स के वीडियोस भी शेयर करती हूँ क्योंकि मेरा मिक्स कंटेंट होता है। तो मैं कभी रिएक्शन वीडियोस में हमारे टीचर्स को शेयर करती हूँ जिनको हम देखते थे। अन अकेडमी का मैं देखती थी टीचर्स का। तो जब हम पढ़ रहे होते थे तो उनके बहुत अच्छी उनकी कुछ चीजें होती हैं, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, मटेरियल बहुत है, बहुत अवेलेबल है मटेरियल। आप राइट। मंगाएं और उसको पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दें। और अगर यूपीएससी आपका शौक है तो ठीक है, बिल्कुल शौक को अपने जरूर एक बार उसमें हाथ आजमा कर देखें। एक अटेम्प्ट करें, दो अटेम्प्ट करें, और आपको लगता है अगर लास्ट रैंक तक भी जाना है आप जाएं। लेकिन आप ये देख लें कि आपकी सुविधाएं उतनी हैं, आपका परिवार उतना वहन कर सकता है, आप इन कोचिंग माफियाओं से लड़ सकते हैं, आप अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं, आप अपनी जिंदगी बचाकर दिल्ली में सरवाइव कर सकते हैं। तो अब बहुत सारे क्वेश्चन पनप चुके हैं। तो सारे स्टूडेंट्स को मेरी अपील होगी कि प्लीज इन सारे मुद्दों पर सोचें और उसके बाद ही इस एग्जाम की तैयारी के लिए उतरें। अदरवाइज स्टेट कंपटीशन एग्जाम भी बहुत होते हैं, जैसे कि यूपी में यूपी पीसीएस होता है, एमपी में एमपी पीसीएस होता है। तो हर एक राज्य का एक स्टेट कंपटीशन एग्जाम होता है जिसमें आप उतरेंगे तो आप उसी लेवल की तैयारी पे जाते हैं। और जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं तो आपका प्रमोशन आईएएस लेवल तक होता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ही मेरा फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन हो सकता है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। आपका व्यक्तित्व राइट। जो है उससे भी बहुत बड़ा हो सकता है। बस हमें उसे समझने में देर हो जाती है क्योंकि तब हमारे पास कोई होता नहीं है बताने के लिए। लेकिन अभी हैं लोग बताने के लिए, तो आप इसका फायदा उठाएं, आप समझें। और दूसरा ये है कि जैसे मेरे सर ने कहा कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आपका जो भी पैशन है, जो आपकी इच्छा है, आप वो कीजिए, बशर्ते किसी का नुकसान ना हो और आपसे और लोगों का फायदा हो जाए। आपको तो हो ही हो, साथ में आप इस समाज का उद्धार कर लें। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने आसपास अपने लोगों से पूछ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं।
हमारी मैम ने अभी इतना कुछ बताया, ऐसे मैं और एक वो मैंने कहा ना कि एजुकेशन के कन्वेंशन मेथड में भी वो ऐड कर देना चाहिए कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए बच्चों को अब स्कूल और कॉलेज के स्तर से ही बताना शुरू कर देना चाहिए कि भैया ये एग्जाम है, इस एग्जाम का ये स्तर है, लेकिन इस लेवल का ये यास्मीन एग्जाम दिक्कत होता है। उसमें क्या है कि आप एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं ना, तो 9, 10th, 11, 12 के बच्चों से पूछोगे ना तो एनसीईआरटी जो इस साल खरीदी है ना, अगले साल नई की नई किसी को दे देंगे। वहां भी एक पब्लिशिंग हाउस के माफियाज हैं जो ये प्रोजेक्ट करते हैं कि एक तो एनसीईआरटी की अवेलेबिलिटी, वही जो जबलपुर अभी बोल ही रहा है, कोर्ट ही बोल रहा है कि किताबें अवेलेबल कराना आपका काम है, वो अवेलेबल राइट, नहीं होती है। फिर उसके बाद दूसरी चीज ये है कि आप जब 9th, 10th में आते हैं तो फिर वहां भी एक कोचिंग क्लास माफिया हावी हो जाता है कि इससे नहीं पढ़ोगे, इस फलाना पब्लिशर की किताब से नहीं पढ़ोगे, इससे नहीं पढ़ोगे। वो टीचर्स के साथ उनका टाई अप हो जाता है, उनको स्कूल आने की भी जरूरत नहीं होती है, वो वहीं का वहीं घर पे पहुंच जाती हैं। वो टीचर क्लास में जाके पढ़ाती कि नहीं इसमें से बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं, इसी से तैयारी करिए, जबकि हम बोलते बोलते थक जाते हैं कि एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं आएगा, वही पढ़ो। फिर आप इंजीनियरिंग करके 9, 10, 6, 7 का सोशल साइंस पढ़ते हो, जब आप पढ़ रहे थे तब आप नहीं अब पढ़ते। नहीं पढ़ते, बराबर, मतलब ये विडंबना है ना, हम्म ये बहुत बड़ी विडंबना है कि वो जो एनसीईआरटी जो इस देश की प्रमुख एक मतलब एक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो छाप रही है, उस पर हमें ट्रस्ट नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एक जगह पे ही लिमिट नहीं है, ये हर जगह टेंटेकल्स होते हैं ना, जैसे ऑक्टोपस के टेंटेकल्स फैल जाते हैं, ये हर जगह है। और एजुकेशन तो सबको एक प्राइमरी बुनियाद है ना, जिसको जीवन सुधारना है वो बोलेगा मुझे पढ़ाई करनी है, तो उससे अच्छा स्केपगोट किसको मिलेगा। आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ 100% रिजल्ट ले सकते हो। राइट, आपका घर का कमरा है, आप कोचिंग क्लास शुरू करिए, कोई किराया नहीं, बिजली आपके घर की, 100 बच्चा आपको आ जाएगा और एक का सिलेक्शन हो जाएगा। आप फोटो लगा देना, अगले साल उसी कमरे में 200 बैठ के पढ़ेंगे, आपका 200% रिटर्न हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत मतलब चीजें हैं जो सबको समझनी है, समाज को समझना है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि बहुत मतलब एक दर्द है इसके अंदर, मतलब बहुत बड़ा दर्द है। बोलते सब हैं लेकिन जो दर्द है ना कि हम पढ़ाना क्यों चाहते हैं बच्चे को। आज किसान क्यों जमीन बेच के बोलता है कि पढ़ने जा, तू बन जा बाबू। क्यों नहीं हम वहां पे जो स्किल है किसानी में, क्या आज लोग किसान पैसा नहीं कमा रहे क्या? आप देखिए इतना क्रॉप इंडिया में अगर अच्छे से मैनेज करें, इतनी ज़मीन है, हम तो मतलब एग्रीकल्चर वाला देश है, लेकिन उसमें उसके साथ हमने एक वो टैबू लगा दिया कि दैट वर्क इज नॉट गुड, डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है उसके अंदर। जब तक आप कुर्सी में नहीं बैठोगे, लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं जाओगे, आपको 4 लोग सलाम नहीं ठोकेंगे, आपकी वैल्यू क्या है? ये हम उसको बताते ही नहीं कि बेटा तेरी वैल्यू तुम्हारे पेरेंट की सबसे ज्यादा है, कि तुम्हारी वजह से तो इस थाली में अन्न नहीं आएगा ना जिस दिन तुम काम करना छोड़ दो। वो सैल्यूट भी क्या करेगा, लाल बत्ती की गाड़ी भी क्या करेगी जब पेट में अन्न नहीं हो। तो कहीं ना कहीं ये हमको सबको मिलके ये सोचना है कि क्या हम बच्चों को एक अलग समझा सकते हैं, समझा ही सकते हैं, मतलब डिग्निटी ऑफ लेबर बता ही सकते हैं। और अकाउंटेबिलिटी तो हम बोलते बोलते थक जाएंगे शायद, पता नहीं कब लेंगे लोग और कब इसका सोल्यूशन निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट भी डांट लगाता रहेगा, हाई कोर्ट भी डांट लगाता रहेगा, रोज मीडिया में छपेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये सोच हमारी होनी चाहिए और ये हमको शायद ये समझाना पड़ेगा कि आपकी तैयारी आखिरी में नहीं होती है। शायद सपना आप देखना 6ठी 7वीं से शुरू करेंगे तो जरूर वो होगा। कई बार बहुत देर से देखते हैं तो उतना समय नहीं होता तैयारी करने का। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली मैम। और जैसा भी यास्मीन जी ने भी बताया, आपने भी बताया कि जब हम पार्लियामेंट में हमारे चुने हुए लोगों की बातें सुनते हैं या उनकी कही हुई बातें सुनते हैं, उनके आपस में डिस्कशन सुनते हैं, तो वाकई में एक बहुत दिल में एक चोट सी पहुंचती है कि क्या इन बातों को करने के लिए इनको यहाँ पर भेजा था, या फिर किसी कंस्ट्रक्टिव चीजों को करने के लिए वहां पर उन्हें भेजा था।
और बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी ये है कि इसे अगर आप सिलेक्ट होते हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं तो इसे अपनी लाइफ का एंड ऑफ द रोड ना समझें। ये सिर्फ और सिर्फ एक पड़ाव है जो कि आप पार नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, दूसरे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप लाइफ में कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। उन चीजों की तरफ भी फोकस कीजिए और देखिए। और जो लोग वाकई में इस चीज के रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस उनको अकाउंटेबल ठहराएं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दें और हम एक रिएक्टिव अप्रोच को ना फॉलो करते हुए एक प्रोएक्टिव अप्रोच को फॉलो करें कि हमारे पास प्रोसेसेस सारी होती हैं, रूल्स सारे होते हैं, पर जब उन्हें इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो हम वहां से बाईपास कर जाते हैं। तो हम वैसा बाईपास ना करें, उन चीजों को फॉलो करते हुए हम हमारी चीजों को डेवलप करें, तो इस तरह के हादसे हम नहीं देखेंगे या कम से कम देखेंगे। मैम, आज आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए समय दिया। यास्मीन जी, आपने भी समय निकाला। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करेंगे फिर किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपसे फ्यूचर में कनेक्ट हो सके। थैंक यू राहुल जी, बहुत सेंसिटिव था और आई होप हम इससे सीखें और आगे बढ़ें और Absolutely. आगे कभी हमको ऐसे टॉपिक पे कभी चर्चा ना करनी पड़े। Absolutely, आज मन ma'am. से यही दुआ है बस। Absolutely. Thank you. Thank